हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द हिंदू एपिसोड में। आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है जिसमें हम द हिंदू के प्रमुख समाचार का विश्लेषण करते हैं। कर्नाटक सरकार का प्रदर्शन। कर्नाटक की पूरी सरकार ने केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी शामिल। केंद्र द्वारा आर्थिक भेदभाव का आरोप। जीएसटी में भारी योगदान के बावजूद अन्य राज्यों से कम सहायता। बाढ़ नियंत्रण फंड भी आवंटित नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने आरोपों का खंडन किया। प्रधानमंत्री ने इसे उत्तर दक्षिण विवाद को बढ़ावा देने की साजिश बताया। अगला न्यूज है प्राचीन लैंप पोस्ट। तेलंगाना में नलगोंडा जिले में 390 वर्ष पुराना दीप स्तंभ लैंप पोस्ट मिला। कृष्णा नदी के तट पर उस समय के नदी आधारित व्यापार में सहायक होगा। 20 फीट ऊंचा लैंप लगाने के लिए स्थान बना हुआ है। जून 1635 का माना जा रहा है। अगला न्यूज है अनुसूचित जाति का वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है। क्या अनुसूचित जाति एक रूप वर्ग है या उसमें भी वर्गीकरण किए जा सकते हैं? 2004 के चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अविभाज्य वर्ग माना था, लेकिन 2020 देवेंद्र सेन वर्सेस पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ सहमत नहीं, इसलिए 7 जजों की बेंच को भेजा। सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ के सहमति जताई कि कुछ जातियों का विकास हुआ लेकिन कुछ का नहीं। तमिलनाडु सरकार ने भी राज्यों को अधिकार देने का समर्थन किया कि एससी में वर्गीकरण कर अति पिछड़ों को अधिक प्राथमिकता दी जा सके। अगला न्यूज है जीवाश्म ईंधन। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विशेष कार्रवाई न होने के कारण जीवाश्म ईंधन के उपयोग को रोकने की मांग। 2030 तक कोयले के खनन और प्रयोग को रोकना अब एक बड़ा मुद्दा। पहली बार COP26 ग्लासगो में यह चर्चा हुई। COP28 दुबई में भी इस पर चर्चा। पर्यावरण के मुद्दे पर सामान्य लेकिन विवेचित जिम्मेदारियों का सिद्धांत। देश अपने ऐतिहासिक आचरण और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर देश अपनी सीमा के अंदर के संसाधनों का प्रयोग करने को स्वतंत्र। कुछ देश कोयले को सरलता से त्याग सकते हैं, कुछ का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। भारत में करीब 36 लाख लोग सीधे जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। भारत के कोयले को त्यागने की सीमा और प्रक्रिया पश्चिमी देशों से अलग होनी चाहिए। अगला न्यूज है उत्तरी आयरलैंड की सरकार। लंबे अंतराल के बाद उत्तरी आयरलैंड में नई सरकार। सीन फेन दल की मिशेल ओनिल प्रथम मंत्री बनी। डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी सरकार में लौटा। उत्तरी आयरलैंड में सरकार 1998 के गुड फ्राइडे समझौते के तहत बनती है। सबसे बड़ी पार्टी से प्रथम मंत्री हैं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से उप प्रथम मंत्री बनते हैं। ब्रेक्सिट के बाद वस्तुओं के आगमन पर हुए विवाद के कारण दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए रुकावट की स्थिति। लेकिन अब उनकी सरकार में वापसी। हमास और शांति। अगला न्यूज है हमास ने 3 चरणों के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। पहले चरण में वो महिलाओं और 19 वर्ष के कम लोगों को छोड़ेगा। इजराइल से भी 1500 कैदी छोड़ने की अपेक्षा। दूसरे चरणों में हमास सभी पुरुष कैदियों को छोड़ेगा। इजराइल की सेना को गाजा से जाना होगा। तीसरे चरण में सभी शव भी वापस किए जाएंगे।
हर चरण में मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। हर चरण 45 दिन का होगा। मध्यस्थता के प्रयास जारी। हालांकि इजराइल ने अभी यह प्रस्ताव ठुकराया। अगला न्यूज है संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन के शरणार्थियों की सहायता के लिए संस्था इजराइल ने आरोप लगाया कि इसके 12 कर्मचारी 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। उसके बाद से बहुत सारे देशों ने इसकी लगभग $440 मिलियन की फंडिंग रुकी, जो इसके बजट का आधा है। ईयू को इस मामले के अंत तक 82 मिलियन यूरो देने थे, लेकिन अब उसने पूरे ऑडिट के बाद ही देने का निर्णय लिया है। इस संस्थान के सामने अस्तित्व का संकट। अगला न्यूज है चार्ल्स और कैंसर। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को कैंसर। आमतौर पर शाही परिवार अपना जीवन निजी रखते हैं, लेकिन चार्ल्स ने सार्वजनिक किया। एलिजाबेथ की बीमारी का अभी तक पता नहीं। पूर्ववर्ती राजाओं की भी बीमारियां सार्वजनिक नहीं। राजकुमारी केट की भी बीमारी को लेकर चर्चाएं। तो ये था ये था 8 फरवरी 2024 का द हिंदू का प्रमुख समाचारों का विश्लेषण। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहें। यूपीएससी में कम से कम 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे।